Hello dear student, today we are going to discuss about our new unit number 3 और उसमें हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है और मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेट इटसेल्फ कैसे काम करता है, वो कहाँ से आया, इलेक्ट्रिसिटी पे वो कैसे डिपेंडेंट है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस यूनिट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें भी क्या कोई मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, उसका अगर होता है तो कितना होता है, एवरीथिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर ए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अभी हम लोग पिछली 2 यूनिट में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ है इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेट कैसे काम करता है, वो हम इसी यूनिट में बात करेंगे बाद में, इसके सेकंड हाफ में। मैग्नेट एक्चुअल में जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हो मैग्नेटिक मटेरियल, ये मैग्नीसिया नाम का कोई टापू है चाइना में, ये वहाँ मिला था सबसे पहले। वहाँ पे ये जो बकरी चराने वाले जाते थे चराहे, उनके पैरों में वो वहाँ पे जब वो अपनी बकरियों को लेके जाते थे तो वहाँ पे उनके पैर उठाना उनको मुश्किल हो जाता था। ऐसा लगता था कि कैसे कि कोई चीज़ उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, चिपक जाते हैं उनके पैर, ऐसा महसूस होता था। तो वहाँ पे फिर बाद में जब देखा गया तो पता चला कि उनके पैरों में जो लोहे की नेल होती है, उस लोहे की नेल को ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि वहाँ पे नेचुरली अवेलेबल है, वो उसको अट्रैक्ट कर लेता था। इस वजह से वो उसको अट्रैक्ट करने की वजह से मैग्नेटिक मटेरियल्स, मेटल्स को हमारे को वहाँ पे रिसर्च की गई, पता चला कि ये जो चीज़ है ये मैग्नेटिक मटेरियल है। तो मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मटेरियल्स की स्टडी वो कम्प्लीटली एक बहुत पहले से, हजारों साल पहले से पता चल गया था, वो एक अलग ब्रांच थी, उसके बारे में अलग से स्टडी किया जाता था। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के क्या इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, एवरीथिंग वाज डिस्कसिंग इन ए डिफरेंट चैप्टर। लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं था, ऐसी कोई थ्योरी नहीं थी हमारे पास कि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। बाद में फिर पता चला कि ये तो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हैं, एक चीज़ से दूसरे को बना सकते हैं, दूसरे से पहले वाले को बना सकते हैं, और ऐसा उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा इंट्रा रिलेशनशिप है। तो इसके बारे में सबसे पहले जब पता चला था, वो पता चला था ओर्स्टेड को। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपना, कुछ भी ऐसे ही। वो एक्सपेरिमेंट करते करते उसने क्या देखा, जो उसका एक पूरा इंस्ट्रूमेंट था उसमें किसी वायर से करंट जाता है, उस करंट जाती हुई वायर के आसपास उसका एक मैग्नेटिक नीडल पड़ी हुई थी किसी और काम से। उसने ध्यान दिया कि जैसे ही करंट ऑन या ऑफ करते हैं उस टाइम ये मैग्नेटिक नीडल जो है डिफ्लेक्ट होती है, इसके अंदर कुछ चेंज आता है। और मैग्नेटिक नीडल जो है वो कभी भी चेंज होती है जब उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। अगर फील्ड चेंज नहीं होता है तो मैग्नेटिक नीडल जो है स्टेशनरी रहती है। तो उसने फिर सोचा कि ज़रूर ये जो इलेक्ट्रिक करंट जाता है ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये नीडल जो है चेंज होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आइडिया आया था इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म का, इस बाई चांस जो चीज़ हैपन हुई वहाँ से आया था ओर्स्टेड के मन में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओर्स्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका क्या मतलब था, क्या देखा था उसने। ऐसे ही किसी सर्किट में करंट था,
अब इस पॉजिटिव से ये करंट ऐसे जाएगा, और ये एक नीडल, मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है यहाँ पे। दिस इज साउथ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल एंड दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल। उसने क्या देखा कि जब इस वायर के अंदर से जैसे ही हम इसको स्विच को क्लोज करते हैं और करंट फ्लो करता है तो ये मैग्नेटिक नीडल जो है स्टेशनरी नहीं रहती और ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, और ये डिफ्लेक्ट इस डायरेक्शन में हुई तो इसकी पोजीशन क्या बन जाएगी, न्यू पोजीशन, सॉरी ये कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है। साउथ पोल नीचे आ जाता है, नॉर्थ पोल ऊपर चला जाता है। फिर उसने दूसरा क्या एक्सपेरिमेंट किया, इस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। तो करंट की डायरेक्शन को जब रिवर्स किया तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये भी रिवर्स हो गया। उस सिचुएशन में ये वाला पोल नीचे चला गया और ये वाला पोल ऊपर चला गया। तो ऐसा बार बार एक्सपेरिमेंट करने से उसने पाया कि जब भी मैं करंट इसमें से फ्लो करवाता हूं तब भी इसके अंदर से डिफ्लेक्शन होता है। तो करंट कैरिंग कॉइल या ये वायर जो है ये, इसका मतलब ये कंफर्म है कि इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है और वो मैग्नेटिक फील्ड इस नीडल के मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करने की वजह से ये मैग्नेटिक नीडल जो है डिफ्लेक्ट होती है। जब भी इस करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो ये डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन भी चेंज होती है। तो इस बात से कंफर्म हो गया कि कोई इलेक्ट्रिकल वायर है, अगर उसमें से करंट जाता है तो इट विल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग इट। और दूसरा आप कोई और भी देख सकते हो, अगर एक वायर है ऐसा, ये परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, उस वायर के चारों तरफ अगर हम आयरन के छोटे छोटे पीसीस को डाल देंगे, जैसे वायर जो है परपेंडिकुलर मैंने दिखा दिया, तो ये अगर इसके चारों तरफ मैग्नेटिक मटेरियल्स को डाल देंगे तो वो अपने आप इसके चारों तरफ ऐसे सिमेट्रिकली बन जाएंगे। अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे है आउटवर्ड तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, और अगर करंट की डायरेक्शन इनवर्ड है तो इनकी डायरेक्शन इससे अपोजिट हो जाएगी, अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। तो कहने का मतलब जो करंट कैरिंग वायर है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है और वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती है विद द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर इन नेचर, वो वेक्टर टाइप का होता है, उसकी डायरेक्शन भी होती है जो कि चेंज होती है विद द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अगर हम डेफिनेशन बनाएं मैग्नेटिक फील्ड की, it is space around the conducting वायर और कंडक्टर, सिंपल ऐसा भी लिख सकते हैं। ये वो स्पेस है अराउंड द कंडक्टिंग वायर और कंडक्टर इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट।
ये वो पोर्शन है, वो हिस्सा है जिसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट को महसूस किया जा सकता है। इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाई देगा, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से जो फोर्स लगने वाला है, आइदर अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, वो लगेगा इन दैट पर्टिकुलर रीजन, एंड दैट पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जितने पोर्शन में इलेक्ट्रिकल चार्जेस दूसरे चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्या बन गया, जितने पोर्शन के अंदर मैग्नेटिक फोर्सेस को फील किया जा सकता है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम और स्टडी करते हैं, उसके बारे में और क्या क्या है। अगर हमें ये निकालना है कि एक मैग्नेटिक फील्ड एक चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगाता है, उसका क्या मैग्नीट्यूड है, किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है या नेचुरली कहीं पे किसी मैग्नेटिक मटेरियल से बनाया है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन ये है। और जो एक चार्ज है वो मोशन में है, चार्ज का मोशन ही हम करंट बोलते हैं, तो एक चार्ज मानते हैं हम, वो मोशन में है, और वो जो मोशन है उसको मैं ऐसे ही मान रहा हूँ रेंडमली कि ये जो मोशन है इस डायरेक्शन में है। तो इसको ऐसे दिखाना चाहता हूँ, जो आपको ऐसे आउटवर्ड है उसको मैं दिखाता हूँ। 3 डायमेंशन में हम इसको 2D प्लेन पे ऐसे तो नहीं बना सकते, लेकिन मैंने ये दिखा दिया। इस डायरेक्शन में क्या है, जो चार्ज पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है। मैं मानता हूं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाता है वो बनाता है थीटा एंगल। अब ये जो वेलोसिटी है, जो मैंने ये वेलोसिटी ली है, इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट तो बनेगा इसके डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और एक कंपोनेंट बनेगा जो इसके परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों कंपोनेंट को मैं ऐसे लिखता हूं, इसका ये कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है उसको तो मैंने लिख दिया v cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर ऐसे होगा उसको मैंने ये दिखा दिया v sin थीटा। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो ओरिजिनली जो चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करता है, जिसका मैग्नीट्यूड q है, ये पाया गया कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। जितना ज़्यादा बड़ा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स लगेगा। उसके बाद दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड को या बी को हम बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हम इसको ये बोलते हैं। तो ये पाया गया कि ये इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स, एक तो जितना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, जितना बड़ा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा। दूसरा, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। और तीसरी बात ये है कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका वो कंपोनेंट जो सिर्फ इसके परपेंडिकुलर है, सिर्फ उस कंपोनेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, v sin थीटा। तो यहां से f क्या बन गया, q v b sin थीटा। तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के निशान को हटाया, फिर एक कांस्टेंट आया, उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 ले ली गई, क्योंकि b इसमें एक नई टर्म है, तो उस कांस्टेंट को हम एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर स्टेबिलिटी, एंड वी विल अरेंज या एडजस्ट दैट वैल्यू इन b। तो उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 बना दी गई। तो ये तो आ गया इसका मैग्नीट्यूड।
सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें, क्यू वी बी साइन थीटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। ये जो फोर्स लगेगा उसका ये सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है, v क्रॉस b। v क्या है, वेलोसिटी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी मैंने क्या बताया, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है विद द चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ये है इसका मैग्नीट्यूड, और इसको अगर हम डायरेक्शन की बात करें कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो वो फोर्स लगेगा v और b के क्रॉस प्रोडक्ट से जो डायरेक्शन आती है। अगर दो वेक्टर है, एक a है और एक b है, और इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम ऐसे निकालते हैं a क्रॉस b इज इक्वल टू ए न्यू वेक्टर c विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। अब एक वेक्टर तो है ये v साइन थीटा और एक है b, ये तो ऐसे है और b ये ऐसे है। इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन होगी, अगर ये x एक्सिस है ये z एक्सिस है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर तो z एक्सिस होगा, तो वो डायरेक्शन होगी z एक्सिस फोर्स। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये फोर्स की डायरेक्शन इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ v साइन थीटा एंड b। तो ये इसकी डायरेक्शन होगी। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, इसकी डायरेक्शन निकालने के 3 रूल हैं। पहले 2 रूल तो बड़े ही कॉमन हैं, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि V से लेके B तक आप अपनी फिंगर को ऐसे रखो, V अगर इधर है तो और B उधर है, तो इनको जिस भी डायरेक्शन में B है उसको घुमा दो ऐसे, और जिस डायरेक्शन में आपका जो थंब रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। तो इस केस में V इधर था, B इधर था, तो मैं V पहले था, B बाद में था, ऐसे रोटेट किया तो F की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। अगर इसका उल्टा होता, V उधर होता, तो फिर मैं अपनी उंगलियों को पीछे तो घुमा नहीं सकता है V से B की तरफ, फिर मुझे अपने हाथ को ऐसे करना पड़ता। तो V पीछे था, B आगे था, तो V से B की तरफ ही घुमाना है, और फिर जो डायरेक्शन ऑफ थंब होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये है राइट हैंड थंब रूल। इसी का एक दूसरा भी सिमिलर रूल है, राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है, जैसे कोई स्क्रू होता है, आप उसको घुमाते हो, आप V से B की तरफ घुमाओ, घुमाने के बाद जिस भी डायरेक्शन में स्क्रू ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, जिस भी डायरेक्शन में स्क्रू का मोशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। ये है 2 रूल्स बड़े ही कॉमन जो किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट के हम निकाल सकते हैं। इसमें एक चीज और भी है, एक रूल और भी है इसी की डायरेक्शन को निकालने के लिए, वो लॉरेंज फोर्स। ये जो फोर्स आया है इसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज ने इसके बारे में बताया था, तो उसने डायरेक्शन निकालने के लिए बताया लॉरेंज लेफ्ट हैंड रूल। वो लेफ्ट हैंड रूल क्या है, अपना लेफ्ट हैंड लो, लेफ्ट हैंड लेने के बाद इसकी फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब, इन तीनों को परपेंडिकुलरली सेट करो। ये मैंने तीनों को परपेंडिकुलरली सेट कर लिया। ये जो डायरेक्शन, ये जो फिंगर है हमारी मास्टर फिंगर, इसको B की डायरेक्शन में रखो, सेंट्रल फिंगर को V की डायरेक्शन में रखो, और आपका जो ये दोनों, ये ऐसे रखने के बाद आपका जो थंब होगा वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो ऐसे बना सकता हूं। ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की ये तो है फर्स्ट फिंगर, इस डायरेक्शन में तो आपको लेना है B। दिस इज अवर सेंट्रल फिंगर, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेना है V, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर जो होगा थंब होगा उस डायरेक्शन में होगी F। दिस इज लॉरेंज लेफ्ट हैंड रूल। और अगर V पीछे की डायरेक्शन में होता, जैसे इसी सिचुएशन में, अगर अभी तो V जो है आगे की डायरेक्शन में है, आपकी तरफ है, और B उधर है, इसलिए F ऊपर आया। अगर V अपोजिट डायरेक्शन में होता तो फिर मुझे ऐसे बनाना पड़ता, उस डायरेक्शन में B, पीछे की डायरेक्शन में V, तो नीचे की डायरेक्शन में बन जाता फिर आपका F। तो ऐसे आप किसी भी तरीके से आप इसकी फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी 3 मेथड से। और मैग्नीट्यूड आपने ऐसे निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकल सकता है। अब आगे बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी।
कैसे डिफाइन करेंगे? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ऐसा है। अगर कोई चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट है और वो एक यूनिट वेलोसिटी के साथ मोशन में है, और यूनिट वेलोसिटी के साथ मोशन में है कितने एंगल पे? वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, किसके साथ? विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो उस सिचुएशन में ये क्या बनेगा? फोर्स इज इक्वल टू चार्ज जो है यूनिट ले लिया हमने 1, उसकी वेलोसिटी भी यूनिट ले ली हमने, और उसकी डायरेक्शन विद द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ले ली, तो साइन 90 भी क्या बन गया? 1। तो इज इक्वल टू क्या आ गया? बी आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर हो सकता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय द फील्ड ऑन द चार्ज, उसके बराबर हो सकता है। कब हो सकता है? अगर एक यूनिट चार्ज यूनिट वेलोसिटी के साथ मोशन में है इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इन दैट सिचुएशन वी विल से मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय इट। तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसकी जो यूनिट है उसकी यूनिट है SI यूनिट टेस्ला। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए 1T ऐसे लिखना है आपको कैपिटल लेटर से, टेस्ला। तो 1 टेस्ला को अगर डिफाइन करना है तो 1 टेस्ला कब होगा? अगर एक चार्ज 1 कूलम का 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मोशन में है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और अगर उसके ऊपर फोर्स 1 न्यूटन लगता है, तो वो जो फील्ड है जो एक 1 कूलम चार्ज के ऊपर जो कि 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है इन दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू दी फील्ड, अगर वो फील्ड 1 न्यूटन फोर्स लगाता है उस चार्ज के ऊपर, देन अमाउंट या स्ट्रेंथ ऑफ दैट फील्ड विल बी नोन एज 1 टेस्ला। तो मैं इसको लिख के दिखा देता हूं आपको। Definition of 1 Tesla. If a charge of 1 coulomb is moving with a velocity of 1 meter per second in a direction perpendicular to the magnetic field, और अगर एक चार्ज 1 कूलम का है और वो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या वेलोसिटी से 90 डिग्री या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के चल रहा है, then if force exerted by the field is 1 न्यूटन, जिस भी फील्ड के द्वारा, जितना भी कमजोर है जितना भी स्ट्रोंग है, उसके द्वारा जब इस तरह के चार्ज के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लग जाएगा तो उस टाइम पे उस फील्ड की स्ट्रेंथ को हम 1 टेस्ला बोलेंगे। इफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द फील्ड इज 1 न्यूटन, देन इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी नोन एज 1 टेस्ला। तो इस तरीके से हम 1 टेस्ला को डिफाइन कर सकते हैं, एंड इट इज द SI यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये SI यूनिट है। अब ये जो फोर्स हमने निकाला है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, इसके कुछ स्पेशल केस करते हैं, उसके बाद फिर आज का टॉपिक खत्म हो जाता है हमारा।
अभी हमें पता चल गया है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। इतना फोर्स लगाया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ऑन ए मूविंग चार्ज। तो फर्स्ट जो स्पेशल केस है, अगर मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की डायरेक्शन के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री है तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, ये साइन 0 बन जाएगा, तो कंप्लीटली क्या बन जाएगा 0। और अगर 180 डिग्री है तो फिर भी फोर्स की वैल्यू क्या आएगी 0। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर कोई चार्ज या तो पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मोशन में है किसी मैग्नेटिक फील्ड के, जैसे इसी डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो या तो इसी डायरेक्शन में मोशन में है चार्ज पार्टिकल, या एंटी पैरेलल मतलब 180 डिग्री, तो या तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है या इसी डायरेक्शन में वापस आ रहा है, तो उस सिचुएशन में इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, देयर विल बी नो फोर्स। तो फर्स्ट स्पेशल केस से क्या कंक्लूजन हो गया, इफ एनी चार्ज इज मूविंग इन ए डायरेक्शन सच एज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, देन इट विल नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन द चार्ज। सेकेंड स्पेशल केस क्या है हमारा, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के केस में ये क्या बन जाएगा, साइन 91 बन जाएगा, तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी। उस सिचुएशन में जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के कोई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई चीज मोशन में है तो उस सिचुएशन में इट विल फील मैक्सिमम फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड केस है हमारा, अगर वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 होगी तो ये कंप्लीटली F क्या बन जाएगा 0। तो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज स्टेशनरी है, चल नहीं रहा है, तो उस सिचुएशन में भी उसको कोई फोर्स नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा है, स्टेशनरी भी है, तो उसको फोर्स लगता है, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो उसको फोर्स नहीं लगता। ये आपको अच्छे से याद रखना है, 1 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर वो पैरेलल या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में भी चलता है मैग्नेटिक फील्ड में तो भी उसको कोई फोर्स नहीं लगता है। और अगर वो 0 या 180 डिग्री को छोड़ के किसी भी एंगल पे है तो उसको फोर्स लगता है। उसको मैक्सिमम फोर्स कब लगता है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, मतलब जब वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन में है। तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, वो क्या चीज़ है, उसका इंट्रोडक्शन था आज के लेक्चर में। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके की पॉइंट ये, एक तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये इसका एक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा ही होता है, कुछ कुछ उसी की तरह इसमें सिमिलरिटीज़ हैं। ये मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, स्टेशनरी चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगाता है। तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की हमने डायरेक्शन के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड, उसकी यूनिट भी सीख ली। कल से हम इसी को और आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू।